सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। साथियों, हमारी ये श्रृंखला चल रही है संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस की, और ये संस्कृत पेडागोजी के क्वेश्चंस वो हैं जो इसके पहले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। और यहाँ पर जो ये पेपर है ये 2011 का है, CTET का पेपर है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यदि आप लोग CTET की तैयारी कर रहे हों तो आप लोग सारे के सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। जितने भी पेडागोजी के वीडियोज अपलोड हैं सारे के सारे वीडियो देखें, क्योंकि पूरे भारत में जहाँ भी CTET या फिर ये कहें कि MPTET, UPTET, जितनी भी TET हैं, ये परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उन सभी के क्वेश्चंस को इकट्ठा करके और वीडियोस बनाए गए हैं। तो आप लोग वो देखें तो आपका अभ्यास बहुत बढ़िया रहेगा। और इसके पहले मैं भी 2 बार CTET क्वालिफाई कर चुका हूँ, UPTET भी क्वालिफाई कर चुका हूँ, और अभी जो MP वर्ग 1 है उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग भी तैयारी करते रहें निरंतर, आराम से। एक बार जो मतलब आपने पेपर दिया, अभी कोई दिक्कत नहीं है, आगे आपकी ये वाली तैयारी आगे काम में आएगी। और संस्कृत का तो हर जगह सेम रहता है, तो संस्कृत का सिलेबस भी हर एग्जाम में सेम है। जैसे MPTET है, CTET है, लगभग सेम सिलेबस है, और भी TET हैं तो सबका सिलेबस सेम होता है। तो आप एक बार अच्छे से तैयारी कर लें तो आपको सभी जगह काम में आएगा। चलिए आज के प्रश्नों से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर करें जिससे उनके पास भी पहुंच जाए। प्रश्न दिया है, चित्रैः अवबोधन अत्र परिणामकारी भवति। क्या कह रहे हैं? चित्रैः मतलब चित्रों का, अवलोकन या फिर ये कहें कि अवबोधन एक ही है, तो चित्रों का अवबोधन अत्र परिणामकारी भवति, यहाँ परिणामकारी होता है। कहाँ होता है? वाक् कौशल वर्धने। वाक् कौशल मतलब होता है कि बोलने के कौशल को, वर्धने मतलब बढ़ाने में, या फिर श्रवण कौशल वर्धने, सुनने के कौशल को बढ़ाने में, श्रवण कौशल को बढ़ाने में, साहित्य कौशल वर्धने, साहित्य कौशल को बढ़ाने में, या फिर कला कौशल वर्धने, कला कौशल को बढ़ाने में। तो चित्र अवबोधन या ये कहें कि अवलोकन कहाँ होता है? कार्यकारी या फिर परिणामकारी। तो सही उत्तर रहेगा डी वाला, कला कौशल वर्धने। कला कौशल की वृद्धि होती है चित्रों का अवलोकन कराने से, और कला के ज्ञान का विकास चित्रों के द्वारा होता है, ये कहें। और चित्रों का अवबोधन होने से, उसके अभ्यास से कला में भी कुशलता आती है। तो जो अपना डी है ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यापक मूल्यांकनम नाम, मतलब व्यापक मूल्यांकन क्या है ये बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है विद्या विषयाकलनम, मतलब विद्या और विषय का आकलन। ये दूसरा दिया हुआ है शैक्षणिक शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, मतलब शैक्षणिक और सह शैक्षणिक क्षेत्र का आकलन या क्षेत्र में आकलन। तीसरा दिया है सारांकन द्वारा संज्ञान कौशलानाम आकलनम, मतलब सारांकन करके, सार निकाल करके उसके द्वारा और संज्ञान कौशल का आकलन करना। या फिर चौथा दिया है ग्रहाध्ययन योजना कार्य द्वारा संसाधनात्मक, ध्यान से, संसाधनात्मकतायाः आकलनम, गृह अध्ययन योजना के द्वारा, या फिर ये कहें गृह अध्ययन योजना कार्य के द्वारा संसाधनों का आकलन। ये तो सही क्या रहेगा? यहाँ पर जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर, शैक्षणिक सह शैक्षणिक क्षेत्रेषु आकलनम, मतलब कि शैक्षणिक एवं सह शैक्षणिक क्षेत्र के आकलन को व्यापक मूल्यांकन का नाम दिया गया है। मतलब व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शिक्षा तथा उससे जुड़े हुए सह शिक्षा के क्षेत्र का आकलन किया जाता है। तो जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा यहाँ पर सही उत्तर। और आप लोगों को बता दूं कि संस्कृत पेडागोजी के लिए आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और मेरा अनुभव यही कहता है कि आप लोग जितने क्वेश्चंस लगाएंगे TET वाले, इनमें से लगभग आपको ये कहें कि 70% क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और एक क्वेश्चन से लिंक दूसरे क्वेश्चन की रहती ही है, थोड़ा सा एक आध वर्ड चेंज हो जाए तो है, वरना सेम टू सेम यही के यही आपको रखे मिलेंगे। तो आप लोग वो 120 वीडियो जो अपलोड हैं पेडागोजी वाले वो पूरे देखें आप लोग। चलते हैं अगले प्रश्न पर। यदा अध्यापिका
पत्रं लेखितुं गोष्ठी चर्चानंतरम आदिशति तदा सा। क्या कह रहे हैं? यदा मतलब होता है जब, अध्यापिका मतलब अध्यापिका, पत्रम लेखितुम पत्र लिखकर, गोष्ठी चर्चानंतरम, गोष्ठी मतलब होता है वार्तालाप, अनंतरम मतलब बाद में, तो गोष्ठी या फिर ये कहें कि वार्तालाप के बाद आदिशति आदेश देती है, तदा सा तो तब वह क्या करना चाहती है? बहुविध भाषा कौशलानि एकत्रीकरोति। बहुविध मतलब अनेक प्रकार के, भाषा कौशलानि मतलब भाषा कौशलों को, एकत्रीकरोति मतलब एकत्रित करती है, या फिर पारंपरिक विधान अनुसरति, पारंपरिक जो विधान है उसका अनुसरण करती है, या फिर प्रायः छात्राणाम भ्रमम उत्पादयति, प्रायः छात्रों में भ्रम उत्पन्न करने के लिए कर रही है ये सब, या फिर भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधान अनुसरति, या फिर भाषा के बोधन के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। तो सही क्या रहेगा? जो ये डी नंबर पर दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। जब अध्यापिका पत्र लिखकर सभा में वार्तालाप के बाद आदेश देती है, तब वह भाषा के ज्ञान के लिए समझ, या फिर ये कहें कि भाषा के ज्ञान के लिए या फिर समझ के लिए प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। तो जो ये दिया हुआ है, भाषा बोधने प्रत्यक्ष विधान अनुसरति, भाषा को समझने के लिए, या फिर ये कहें कि बोधन, बोध मतलब यही होता है समझ, तो भाषा की समझ के लिए या फिर ज्ञान के लिए क्या कर रही है? प्रत्यक्ष विधान का अनुसरण करती है। ये ठीक है, ये रहेगा डी नंबर वाला सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। छात्राः भाषाम अधिग्रहणन्ति एव, मतलब कि छात्र भाषा को अधिग्रहण करते हैं। और देखिए आप लोगों को थोड़ा सा पहले समझना है हर बार प्रश्न को, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे भी होते हैं जिनकी भाषा कभी कभी प्रश्न में ही गलत दे दी होती है या फिर कुछ, तो आपको स्वयं समझने की कोशिश करना है कि हाँ प्रश्न बढ़िया है, ठीक है, सही है और क्या पूछ रहा है। और थोड़ा सा पहले आप ये ध्यान रखें कि नेगेटिव उत्तर तो नहीं है, ना तो नहीं जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना। चलिए, छात्राः भाषाम अधिग्रहणन्ति मतलब छात्र भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं। क्यों करते हैं? या फिर ये कहें कि भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं एवं और भाषा संरचना विश्लेषणेन, भाषा संरचना के विश्लेषण के लिए, या फिर ये कहें भाषा अध्ययनेन, भाषा के अध्ययन के लिए, तस्याः भाषायाः वाग्मिनां विषये ज्ञान प्राप्त्या, या फिर ये कहें कि उस भाषा की वाणी, ये कहें वाणी के विषय में ज्ञान प्राप्ति के लिए, या फिर सहजान्तः क्रिया परिसरे भाषोपयोगेन। ये तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो बी नंबर पर दिया हुआ है भाषा साहित्याध्ययनेन, तो छात्र भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं एवं भाषा साहित्य के अध्ययन के लिए भी भाषाओं का अधिग्रहण करते हैं, ये रहेगा सही। तो एवं शब्द दे दिया था तो इसी से जोड़ते हुए उत्तर देखना था हमें, तो ये रहेगा सही उत्तर। भाषा अध्ययन के लिए भाषाओं का अधिग्रहण भी करते हैं, ये तो बी नंबर वाला रहेगा सही। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वाक् कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपाय। क्या कह रहे हैं? वाक् कौशल के संवर्धन के लिए उत्तम उपाय कौन सा है? बताना है आप लोगों को। वाक् कौशलम संवर्धयितुम उत्तमोपायाः मतलब वाक् कौशल को बढ़ाने के लिए, संवर्धन के लिए उत्तम उपाय क्या है, सबसे अच्छा उपाय क्या है, बताना है आपको। दिया हुआ है वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम, पहला। दूसरा दिया हुआ है अध्यापक दत्त प्रतिमानानां श्रवणम। तीसरा दिया है संभाषणे सर्वथा दोषाणां परिहरणम। चौथा दिया है आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठानां पठनम। तो क्या रहेगा सही उत्तर? जो यहाँ पर सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। हाँ, मैंने यहाँ पर प्रश्नों के हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, प्रश्नों को बता देता हूँ। वास्तव जीवन संदर्भेषु संवहनम मतलब वास्तविक जीवन के संदर्भ में संवहन करना, ये
दूसरा दिया हुआ है अध्यापक प्रदत्त प्रतिमानानाम श्रवणम, मतलब कि अध्यापक के द्वारा जो प्रतिमान दिए गए हैं उनको सुनना। तीसरा दिया है संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, मतलब कि संभाषण में जो दोष हैं या फिर जो सर्वथा दोष हैं उनका परिहरण करता है अध्यापक, या फिर ये कहें कि वाक कौशल, तो उसके संवर्धन के लिए बोल रहे हैं ना ये। और चौथा है कि आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठानाम पठनम, जो आह्वान युक्त क्लिष्टतर पाठ हैं, कठिन पाठ हैं, उनको पढ़ना, उन पाठों को पढ़ना। तो सही सी रहेगा। क्यों रहेगा, एक बार और समझ लेते हैं। वाक कौशल को बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा उपाय जो है वो संभाषण से है। ठीक है, अब जो सर्वथा दोषों का क्या करता है, अपहरण करता है। सी संभाषणे सर्वथा दोषाणाम परिहरणम, संभाषण के द्वारा हमेशा दोषों का परिहरण होता है, ये होगा सही। और भाषण वाक कौशल के लिए अत्यंत उपयोगी भी है, जो दोषों को दूर करता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सी रहेगा इसका सही उत्तर। और मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि आप लोगों को केवल प्रश्न समझ में आ जाए वहां, फिर तो आप लोग उत्तर कर देंगे, क्योंकि प्रश्न समझना ही बहुत बड़ी बात है। और आजकल आप किसी भी एग्जाम को देख लें, चाहे CTET हो, चाहे MPTET हो, चाहे UPTET हो, क्वेश्चंस का लेवल बहुत हार्ड है, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगे हैं। जो भी टेस्ट देता है, मैं भी आप लोगों जैसा ही हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने लगे हैं, क्योंकि वैकेंसी कम आती हैं, आरक्षण का ये भी है, प्रॉब्लम भी है, तो भी सीट्स बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं, तो भी, और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, ये कहें परीक्षाएं 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल, ये कहें कि 5-5 साल, और MP जैसी जगह हो तो यहाँ तो अध्यापक के लिए 7-7, 8-8 साल तक का इंतजार करना पड़ता है। तो बहुत ज़्यादा उत्तर के बीच में जो छात्र निकलते हैं BEd DEd करके, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो आपको उस हद तक पढ़ना पड़ेगा कि बिल्कुल जैसे कि ये कहें लास्ट ही ऑप्शन है अपने पास, बस तब आप तो निकल सकते हैं, वरना इसके पहले तो कोई चांस ही नहीं है। और अपन जैसे लोग हों तो अपन तो बिना कोचिंग वाले हैं, कि जैसे मैंने तैयारी की तो अभी तक कोई कभी कोचिंग की नहीं, क्योंकि कोचिंग में बाहर पढ़ने जाना है तो उसके लिए भी पैसे चाहिए हैं, हर चीज़ में पैसा खर्च होता है, तो वो अपने पास नहीं है इतना ज़्यादा कि अपन कोचिंग में लगा सकें या फिर कुछ। तो अपन ने बहुत मेहनत की है। और वर्तमान में तो छात्र 3-3 कोचिंग अटेंड करते हैं, 2-2, 3-3 कोचिंग अलग अलग विषय के लिए अटेंड कर लेते हैं, तो उतना अपन से नहीं हो पाता। तो भी अपन को तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। और मैंने तो ये कहूँ कि 10-10 घंटे पढ़ाई की है आराम से, और फिर और लोगों का भी सहयोग मिला है, यूट्यूब से भी बहुत ज़्यादा मदद मिली है। कई लोगों के वीडियोस अपलोड थे, वैसे मैंने जब अभी तैयारी की थी तो उतने ज़्यादा मुझे अपलोड नहीं मिले वीडियो, मैं केवल उनके क्वेश्चंस देखता था कि क्वेश्चंस ने क्या अपलोड किए हैं, तो उनके सारे के सारे क्वेश्चन, और वो भी फास्ट कर देता था यूट्यूब पे, तो जल्दी जल्दी हो जाता था। जैसे कि कोई 40 मिनट का वीडियो है तो वो 25 और भी मतलब कम में जल्दी निपट जाए, जैसे कि अपने उतने क्वेश्चन लगा लूँ मैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस को लगाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप जितने क्वेश्चंस, मैं इसलिए बोलता हूँ आप लोगों से कि क्वेश्चन लगाएं, क्योंकि अपन को खुद पता चलता है कि हमने थ्योरी में पढ़ा क्या है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप केवल क्वेश्चन लगाएं, केवल क्वेश्चंस लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब समझ में ही नहीं आएगा कि आपने पढ़ा क्या है, मतलब विषय क्या चल रहा है, ये यहाँ ये प्रश्न कहाँ से आया। तो आप लोग पहले एक बार, मैं कहता हूँ एक पुस्तक से आपने पढ़ा, ठीक है, दूसरी पुस्तक से पढ़ें, दूसरे प्रकाशन की, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग दिया है वहाँ पर। तो उसको पढ़ने के बाद फिर आप क्वेश्चंस लगाएं, और इतने लगाएं कि सारी हदें पार हो जाएं। और मैं तो ये तक कहता हूँ कि आप, जैसे कि अभी संस्कृत की बात चल रही है, लेकिन आप साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, बाल विकास है, तो उसके तो आप हजारों क्वेश्चंस लगा सकते हैं। मेरे पास जो थी बुक्स, उनमें हजारों क्वेश्चंस थे, तो मैं लगाता था। और क्वेश्चन लगाने में कुछ नहीं, आपको एक बार विषय याद हो जाए बहुत सारे। और मेन दिक्कत ये होती है कि आपको लेखकों और परिचयों के, मतलब ये कहें कथन, लेखकों के और जो अलग अलग वैज्ञानिक हैं उनके कथनों को याद करना है। ये थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी मुझे, लेकिन मैंने उसका भी एक सॉल्यूशन ढूंढा था कि जैसे मैंने बुद्धि लिया, अब बुद्धि टॉपिक में कितने होंगे अच्छे से अच्छे, तो हाईएस्ट 3 याद कर लिए, 5 याद कर लिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो बुद्धि बस हो गया, 5 याद कर लिए मैंने बुद्धि वाले के, हाँ ये रट लिए हैं मैंने बुद्धि के, ये 5 ही याद किए बस, उसके अलावा नहीं। फिर क्योंकि फिर भूल जाता था, इतने से ज़्यादा याद करता था। तो ऐसे ही फिर आगे आया बाल विकास में, जिन्होंने भी
बाल्यावस्था के बारे में कुछ कहा हो तो उनके लिख लिए। तो ऐसे लगभग 50, 60, 70 करीब याद कर लिए होंगे मैंने। क्योंकि देखिए मरता क्या ना करता, पढ़ाई तो करनी ही थी, क्योंकि मैं याद ना करूं तो दूसरा तो याद कर ही रहा है। और मेरे जो साथ तैयारी करने वाले थे यहाँ, क्योंकि मेरे यहाँ से, मेरा छोटा सा गांव है, यहाँ से 9 सिलेक्शन हुए हैं लोगों के, 9 क्या कहूँ 10 तक हुए हैं सिलेक्शन। तो और लोगों ने याद कर लिया, अपन याद ना करें तो दिमाग खराब होता था कि यार इन्होंने तो याद कर लिए हैं, मैंने याद नहीं किए। तो फिर याद किए थे। और देखिए मैं तो बार बार आप लोगों से यही कहूँगा, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, आप लोग टाइम यहाँ वहाँ बर्बाद बिल्कुल भी ना करें। और कई लोगों का ऐसा है कि जिन्हें ना निकलें तो फ़र्क नहीं पड़ता है कोई, तो उनके लिए तो कम तैयारी भी चल जाएगी कि चलें अपनी लगी तो ठीक, ना लगी तो ठीक। और अपना तो भाई ऐसा है कि लगना ही है, ना लगे तो फिर क्या करेंगे अपन, ये है अपने पास। आगे फिर कुछ सोचना पड़ेगा अलग से, फिर कुछ और तैयारियों में लगना पड़ेगा। इसलिए जो अपने पास है वो अपने पास आ जाए, जो अभी मौका है, तो ऐसा देख करके तैयारी करें बहुत ज़्यादा। और मैं ये कहता हूँ कि एक एग्ज़ाम में असफल होते हैं, मान के चलो सीट कम है, कोई दिक्कत नहीं है, अगले एग्ज़ाम में सीट बहुत ज़्यादा है तो आप उसकी तैयारी करें। लेकिन देखिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी आपको ही करनी है, जितनी दम लगा सकें उतनी लगाएं। फिर इसके बाद नहीं हो पाएगा, एज निकलती जा रही है, नए नए लड़के आते हैं और उनका अभ्यास बहुत ज़्यादा होता है, तो जो ज़्यादा एज हो जाती है अपन की तो फिर दिक्कत होती है याद करने में भी, और ज्ञान भी ये कहें कि थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है, अनुभव बढ़ता है लेकिन भूल जाते हैं चीज़ें बहुत सारी, तो भी दिक्कत है इसमें। चलिए अपने इस पर प्रश्नों पर चलते हैं, अपन कहाँ अपनी बातों में खो गए, लेकिन ये सब जरूरी है आप लोग समझें बहुत सारी चीज़ें। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति, मतलब भाषाधिगमन में बहुभाषिकता होती है, क्या होती है? ऑप्शन पहला दिया है परम आवश्यकम, कर लें यहाँ पर आवश्यकम होगा, दूसरा दिया है बाधा, तीसरा दिया है भारः और चौथा दिया है पद्धति। तो क्या रहेगा सही उत्तर? भाषाधिगमने बहुभाषिकत्वं भवति, भाषाधिगमन में जो बहुभाषिकता होती है वो क्या होती है? बाधा होती है, ये रहेगा सही उत्तर। भाषा के सीखने में बाधा होती है, ठीक है, क्योंकि बहुभाषिकता से अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं और अनेक भाषागत समस्याएं भी होती हैं, तो भाषा सीखने में ये समस्या ही है, बाधा है, बी रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। पाठ्यचर्यानां शिक्षण कार्यक्रमों यत्र वर्तन्ते, मतलब पाठ्यचर्या नाम का शिक्षण कार्यक्रम, पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम, यत्र मतलब जिसके अंतर्गत होता है वो क्या क्या है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला दिया है अध्यापकः कर्मचारिणः मानव संपन्न मूलानि च, मतलब अध्यापक, कर्मचारी और मानव संपन्न मूल। बी नंबर पर दिया हुआ है पाठ्यवस्तु, बोधन युक्तियाँ और अधिगमनात्मक अनुभव, इसके अलावा आकलन प्रतिमान। तीसरा दिया है बोधन उद्देश्य, और ध्यान से, बोधन उद्देश्याः साधिता न वेत्ति मूल्यांकनोपायाः। चौथा दिया है प्रयुक्तो अभिलेखनानि, मतलब प्रयुक्त अभिलेख। और तीसरे नंबर पर था बोधन उद्देश्य साधिता न वेत्ति मूल्यांकन उपाय, मतलब कि मूल्यांकन में साधित नहीं है बोधन उद्देश्य, ये कह रहे हैं। तो सही देखना है अपन को, क्या रहेगा उत्तर? पाठ्यचर्या नामक शिक्षण कार्यक्रम जिसके अंतर्गत होता है, तो पाठ्यवस्तु, बोधन युक्ति, बोधन युक्ति अपन जिसे कहें कि ज्ञानात्मक विकास भी बोल सकते हैं, अधिगमनात्मक अनुभव मतलब कि अधिगम में सीखना ही होता है, और आकलन का प्रतिमान, तो ये सारे के सारे आते हैं इसके अंतर्गत। तो सही क्या रहेगा? जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे दिया हुआ है परिणामकारी भाषा कक्षायाः प्रधान स्वरूपम छात्राणाम ईदृशम भवति यत्रावकाशो अस्ति। क्या कह रहे हैं? परिणामकारी कक्ष की प्रधान स्वरूप छात्राणाम मतलब छात्रों की इस प्रकार की होती है जहां पर अवकाश होता है। तो क्या होती है ये आपको बताना है। तो सही क्या रहेगा? ऑप्शन में पहला दिया है अंतःक्रिया,
दूसरा मूल्यांकन की, तीसरा दीक्षा और चौथा आश्रम की। तो परिणामकारी भाषा कक्षा की प्रधान स्वरूप छात्रों की अंतःक्रिया होती है वो, तो अंतःक्रिया के सदृश होगा जब अवकाश होता है। अतः अवकाश के समय भाषा कक्षा का उद्देश्य छात्रों की अंतःक्रियाओं का विकास करना है। तो ए नंबर वाला जो दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। शिशोः सर्वांगीणाभिवृद्धि द्योतयति, मतलब शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि द्योतित करती है। क्या द्योतित करती है? दैनिक मानसिक भावनात्मक सामर्थ्यानाम सामरस्येनाभिवृद्धि। क्या कह रहे हैं कि क्या दैनिक मानसिक और भावनात्मक सामर्थ्य इन सभी के विकास को क्या करती है? द्योतित करती है। या फिर छात्रान बहुज्ञेयमन्यान कर्तुम विशेष शिक्षणम, मतलब छात्रों के लिए प्रवीण करने के लिए विशेष शिक्षण को द्योतित करती है। या फिर शिशोः स्वाभाविक वृद्धि स्तराणाम अनुसरणम, मतलब शिशु के स्वाभाविक वृद्धि स्तर का अनुसरण करती है। या फिर यस्मिन् कस्मिन्नपि कार्य परिसरे कार्य कर्तुम छात्रेभ्यः औद्योगिक शिक्षण प्रदानम, मतलब कहीं भी, यहाँ वहाँ कहीं भी कार्य परिसरे कार्य करते समय छात्रों को औद्योगिक शिक्षण प्रदान करती है। तो सही उत्तर क्या रहेगा? जो पहला नंबर वाला दिया हुआ है, फर्स्ट वाला, ये रहेगा सही। मतलब शिशु के सर्वांगीण विकास की अभिवृद्धि यह द्योतित करती है कि छात्र का शारीरिक विकास, मानसिक विकास तथा भावनात्मक विकास पर्याप्त रूप से हुआ है और यह शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से समर्थ है। यह सामरिक परिस्थितियों से सामना करने में भी समर्थ है। लिखा हुआ है ना ये सामरस्येनाभिवृद्धि, मतलब सामरिक परिस्थितियों में भी सामरिक परिस्थितियों का ये कहें कि सामना करने में भी समर्थ है। और सर्वांगीण विकास में इन सब की वृद्धि होती है। तो सर्वांगीण विकास में ये सभी समाहित हैं, तो ये रहेगा जो पहले नंबर वाला दिया है सही उत्तर। चलिए आगे चलते हैं। शिक्षकाः छात्राणाम शारीरिकम दंडनम न कुर्युयतः। क्या कह रहे हैं? शिक्षकाः शिक्षकों के द्वारा छात्राणाम छात्रों को शारीरिकम दंडनम शारीरिक दंड न कुर्यु नहीं देना चाहिए, यतः क्योंकि इससे सह अपायकारिणी, मतलब कि वह ठीक नहीं है, अपायकारी है। सा छात्रेषु मनोभारम भयम च उत्पादयति, मतलब वह छात्रों में क्या करती है? छात्रों के मन में भार उत्पन्न करती है और भय का भार उत्पन्न करती है, ये कि उसमें भय बना रहता है। आगे क्या कह रहे हैं? सा केवलम शिक्षकाणाम भाव रचना, वह शिक्षकों की केवल भाव रचना है, मतलब भाव रचना करने के लिए, एक माहौल बनाने के लिए शारीरिक दंड देना। सा माता पितरौ क्रोधयति, वह माता पिता पर क्रोधित करता है। ये तो क्या रहेगा सही? जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा सही उत्तर। शिक्षकों द्वारा शारीरिक दंड छात्रों को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों के मनोभार में भय उत्पन्न होता है और शारीरिक दंड से छात्र के मन में हमेशा के लिए भय उत्पन्न होता है, जिससे शिक्षा पर विपरीत असर पड़ता है। तो जो ये बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। पठित ग्रहण परीक्षायाम ईदृशाः प्रश्नाः भवन्ति। क्या कह रहे हैं? पठित ग्रहण परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। पठित ग्रहण परीक्षण में इस प्रकार के प्रश्न होते हैं। किस प्रकार के प्रश्न होते हैं बताना है आप लोगों को। ये पाठ्य ज्ञानम सामग्र्येण परीक्षन्ते, जो पाठ्य ज्ञान की सामग्री के द्वारा परीक्षित होते हैं वो। या फिर ये छात्रान निर्दोषानि उत्तराणि लेखितुम प्रोत्साहयन्ति, जो छात्रों को निर्दोष उत्तर देने के लिए, लिखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं वो। ये अवधारणेन साकम अनुमानम व्याख्यानम मौल्यांकनम च परीक्षन्ते। ये मतलब होता है जो अवधारणेन साकम, साकम मतलब होता है साथ में, तो जो अवधारणा के साथ अनुमान, व्याख्यान और मूल्यांकन की परीक्षा करते हैं वो। या फिर ये पाठ्यागतान शब्दान संरचनाश्च प्रमुखतया केंद्रीकुर्वन्ति,
जो पाठ में आए हुए शब्दों को, उनकी संरचना को प्रमुख रूप से केंद्रित करता है वो। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर। जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये होगा सही उत्तर। और यहाँ पर कह क्या रहे हैं ये समझ लेते हैं कि पठित ग्रहण परीक्षाओं के प्रश्नों के अंतर्गत वे प्रश्न होते हैं जिनमें अवधारणा, मतलब कि ये कहें कि ज्ञान के साथ अनुमान की व्याख्या का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये रहेगा उसका सही उत्तर जो सी नंबर वाला दिया हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं। सम्मिश्रण शक्ति मत समूह अस्मिन् समानो भवति। क्या कह रहे हैं कि सम्मिश्रण शक्तियों का जो समूह होता है वो किसके समान होता है। ऑप्शन पहला दिया है लिंग वयसी च, मतलब लिंग और उम्र के हिसाब से होता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया है सामाजिक स्तरे, सामाजिक स्तर के अनुकूल होता है या फिर समान होता है। या फिर ज्ञान कौशलयोः, तो कौशलयोः दिया है तो ज्ञान और कौशल के समान होता है। या फिर आर्थिक स्तरे, आर्थिक स्तर के समान होता है। तो जो सम्मिश्रण शक्तियों का समूह है ये सामाजिक स्तर के समान होता है। तो जो ये बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा इसका सही उत्तर। और सामाजिक स्तर में समग्र शक्तियों का मिश्रण होता है, इसमें हर क्षेत्र के विषय का ज्ञान होता है। और ये भी कहें कि सम्मिश्रण शक्ति समूह सामाजिक स्तर के समान होता है। तो ये रहेगा इसका सही उत्तर जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये। चलिए आगे चलते हैं। व्याकरण बोधनस्य उपयोगः। क्या कह रहे हैं कि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग क्या है, मतलब कि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग बताना है आपको। यहाँ पर ऑप्शन पहला दिया है निरर्गल भाषण शक्ति अभिवर्धनम, मतलब निरर्गल भाषण शक्ति का अभिवर्धन, मतलब उसको बढ़ाना। दूसरा साक्षरताभिवर्धनम, साक्षरता को बढ़ाना। संख्या वृद्धि, संख्या की वृद्धि करना। या फिर यथार्थताभिवर्धनम, यथार्थता को बढ़ाना। तो सही क्या रहेगा जो डी नंबर वाला दिया हुआ है, स्पष्ट ये सही दिख रहा है कि व्याकरण के ज्ञान का उपयोग शुद्धता या फिर ये कहें कि यथार्थता में वृद्धि करना है। और व्याकरण के द्वारा ही शब्दों का शुद्ध एवं परिमार्जित ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसकी प्राप्ति की जा सकती है। तो ये कह सकते हैं कि व्याकरण यथार्थता की वृद्धि करता है, ये रहेगा सही जो डी नंबर वाला दिया है ये। आगे दिया हुआ है पठन पूर्व कार्यस्योद्देश्यः। क्या कह रहे हैं कि पठन पूर्ण कार्य का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पहला दिया है कठिनानाम शब्दानाम पदपुंजानाम च अर्थ निर्धारणम, मतलब कठिन शब्दों का और पदपुंजों का अर्थ निर्धारण करना। दूसरा दिया है मुख्य विषय प्रस्तुतौ छात्राणाम प्रेरणम, मुख्य विषय को प्रस्तुत करने की छात्रों को प्रेरणा देना। पाठे व्याकरणांशानाम विवरणम, मतलब कि पाठ में जो अंश दिए गए हैं उनका विवरण। या फिर छात्राणाम पाठ कौशल मूल्यांकनम, छात्रों के पाठ कौशल का, पठन कौशल का मूल्यांकन करना। तो छात्राणाम पठन कौशल मूल्यांकनम। सही क्या होगा जो बी नंबर वाला दिया हुआ है ये रहेगा सही। क्या कह रहे हैं कि पठन पूर्ण कार्य का मुख्य उद्देश्य, तो पठन पूर्ण कार्य का मुख्य उद्देश्य विषय को प्रस्तुत करना होता है जिससे छात्रों को प्रेरणा मिल सके। और पठन से पहले यदि प्रमुख विषय का परिचय हो तो इससे छात्रों को एक प्रेरणा मिलती है। तो ये जो बी नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा इसका सही उत्तर। चलिए आगे दिया हुआ है भाषा कक्षायाम आसन व्यवस्था परिवर्तन स्यात् यतः। क्या कह रहे हैं कि भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए। तो परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, क्यों बनाया जाना चाहिए। तद अध्यापकोत्तरदायित्वम अल्पीकरोति, इससे अध्यापक का उत्तरदायित्व कम होता है। दूसरा अनुशासन पालने अध्यापकस्य सहायं करोति, अनुशासन पालन करने में अध्यापक की सहायता करता है। या फिर पौनः पुण्येन स्थान परिवर्तनाय छात्राणाम सहायं करोति, मतलब कि बार बार स्थान परिवर्तन करने में छात्रों की सहायता मिलती है छात्रों को। या फिर युगल क्रियाम समूह क्रियाम च प्रोत्साहयति, मतलब कि युगल क्रिया और जो समूह में जो क्रियाएं होती हैं उसको प्रोत्साहित करता है। तो सही क्या रहेगा जो ये डी नंबर वाला दिया हुआ है यही होगा सही। मतलब भाषा कक्षा में बैठने की व्यवस्था को परिवर्तनीय बनाया जाना चाहिए, क्यों, जिससे युगल क्रिया जो है जोड़े बनाकर या फिर ये कहें कि समूह क्रिया को प्रोत्साहन मिलता है, तो इसलिए ये रहेगा सही उत्तर। चलिए आज के इतना ही, और यहाँ अपना एक पेपर कंप्लीट हो चुका है।
और ये पेपर CTET जून 2011 का था। कौन सा था? जून 2011 के पेपर के हमने ये प्रश्नोत्तर सॉल्व किए हैं। और ये परीक्षा कब हुई थी? 26/6/2011 26/6/2011 को संपन्न हुई थी। और लगभग अपने यहाँ जितनी भी TET हुई हैं, किसी भी स्टेट की TET हो या फिर CTET हो, अपन ने सारे क्वेश्चंस कवर किए हुए हैं। आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस देखें CTET के लिए, यदि आपको अच्छे अंक प्राप्त करना है। और मेरी तो आशा यही है कि आपके संस्कृत में तो 25 से कम नहीं आने चाहिए। कितने? लगभग 25, वो भी कम पढ़ने वाला जो है उसके 25 आने चाहिए। जो अच्छा पढ़ता है उसके 27 से 30 तक आने ही चाहिए। 29 तक तो आते ही आते हैं। मेरे भी यदि देखें तो मेरे लगभग 26 नंबर आए थे एक बार जो TET हुई थी उसमें, जिसमें फर्स्ट बार मैंने निकाला था। और दूसरी बार जो TET हुई थी शायद उसमें मेरे आए थे, हाँ इतने ही थे, लगभग 27 करीब थे। तो संस्कृत में तो अच्छे नंबर आए हैं। और अभी जो वर्ग 1 हुआ था, तो वर्ग 1 में शायद मेरे 96 नंबर हैं। तो 100 में से 96 अभी वर्ग 1 में MP वाले में आए थे। तो आप लोग भी ऐसी तैयारी करें। और देखिए, मुझे वैसा ज्ञान नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ ज्ञान हो, लेकिन हाँ बहुत कुछ रटा है जो रटने लायक था। क्योंकि अपन ने भी ऐसा नहीं है कि संस्कृत बिल्कुल अच्छे से वैसी पढ़ी हो, लेकिन फिर भी इतना पढ़ते पढ़ते अभ्यास हुआ है। और फिर पढ़ाने वाले गुरुजी लोग भी ऐसे मिले कि हम जैसे लोगों को भी अच्छे से पढ़ाया। तो आप लोग भी बहुत अच्छे से तैयारी करें। बहुत कुछ हो सकता है, बहुत संभावनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।